Hello बच्चों, so welcome to Science and Fun. Today we are going to start with the new chapter that is solutions and the colligative properties. तो solutions और colligative properties को हम लोग 4 पार्ट्स में टोटल पढ़ते हैं. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर करते हैं एंड देन वी गो फॉर द सॉल्युबिलिटी यानी कि हेनरीज लॉ के बारे में बात करते हैं, फिर राउट्स लॉ के बारे में बात करते हैं और लास्ट पार्ट में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को. सबसे पहले बात आती है एक टर्म सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या है. तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल फेज होता है यानी कि उसमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे और वो कैसा फेज होगा, सिंगल फेज होगा. ठीक है, तो सिंगल फेज होगा. कैसा फेज होगा ये, सिंगल फेज. और अगर मैं आपको जनरल बात बताऊं एक, तो ये बोलते हैं कि सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट मेन हैं. पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है सॉल्यूट और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. ठीक है, सवाल ये आता है कि सर कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे. तो जो भी कंपोनेंट अमाउंट में कम होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्यूट यानी कि लेस इन अमाउंट. और जो कंपोनेंट अमाउंट में ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट. तो मतलब मोर इन अमाउंट. ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में ये बात हो गई. क्वेश्चन, सर कैसे डिसाइड करेंगे. भाई मान लो कि तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी है. ए और बी में मान लो आपके पास एक 5 ग्राम दे रखा और बी कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट. तो जैसा आपको बताया बाय कन्वेंशन, जो लेस इन अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट. यानी ए क्या रहेगा मेरा, सॉल्यूट रहेगा और बी जो कि ज्यादा है अमाउंट में वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा. सही है. अगर कोई ऐसा केस आ जाए, मान लो आपके पास कि उसके मास बराबर दे रखे हो, लेट सपोज आपके पास ए और बी है, इसका भी 5 ग्राम और इसका भी 5 ग्राम. सवाल आता है सर आप कैसे करेंगे, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा सब्सटेंस या कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा. तो इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के मोल्स निकाल लेंगे और बी के भी मोल्स निकाल लेंगे. मोल्स निकालने का तरीका क्या है, मोल्स निकालने का तरीका यह है, गिवन मास यानी कि कंपोनेंट का गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास, है ना. तो गिवन मास आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, आप उससे क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं. और फिर वही थ्योरी, जो मोल्स में कम होगा वो सॉल्यूट, जो मोल्स में ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा. ठीक बात है, बढ़िया. तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास 5 ml और 10 ml दे रखा है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, जो कम वो मेरा सॉल्यूट, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की. जनरली अगर मैं बात करूं, आपको एक जनरल सी बात बताऊं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप का है, बाइनरी है, टर्नरी है, ठीक है, और क्वाटरनरी है. इन वर्ड्स का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट, टर्नरी का मतलब 3 कंपोनेंट और क्वाटरनरी का मतलब 4 कंपोनेंट. तो अगर हम लोग ये बोलते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन, इसका मतलब उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे. और हमारे जो सिलेबस में कवर करना है वो मेनली यही है, 2 कंपोनेंट. और वो 2 कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाता है, सॉल्यूशन, है ना. उसके बाद ये सर बात हो गई, बहुत अच्छी बात है. फिर लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं. अगर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस को देखते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, लिक्विड सॉल्यूशन जनरली हमारे पास 3 तरीके के हैं. कौन कौन से हैं, पहला केस होता है जब हम क्या करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, आप लोग इसका एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सॉलिड इन लिक्विड का क्या एग्जांपल हो सकता है. पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा. तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, और फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है सर लिक्विड इन लिक्विड ले लीजिए. ठीक है, अगर हम लोग लिक्विड इन लिक्विड ले सकते हैं तो आप लोग अगेन फिर से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, लिक्विड इन लिक्विड का क्या होगा. सब लोग जानते हैं लिक्विड इन लिक्विड का, यानी कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में क्या करा जा रहा होगा, डिसॉल्व करा जा रहा होगा. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो इथेनॉल प्लस वाटर. ठीक है, और
फिर हम लोग अगर थर्ड केस की बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में, तो कौन सा है वो? गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास कार्बोनेटेड वाटर है। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कह सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जहां पर क्या होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है ना। तो ये क्या हो गया? तीन तरीके के लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और थर्ड है गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो इसके बारे में आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक कंसंट्रेशन टर्म्स इंट्रोड्यूस करा जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी सॉलिड दे रखा है, तो आपसे बोला गया, सोल्यूशन दे रखा है कि उसकी कंसंट्रेशन इतनी है। ठीक है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करे गए हैं। जो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं हम, वो क्या है? परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। इनटू 100। अब देखो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मान लो किसी केस में आपको यह दे रखा है कि 5% वेट बाय वेट है। ठीक है, तो अगर 5% वेट बाय वेट है, इसका मतलब क्या होगा? 5 ग्राम सोल्यूट को 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या करा गया है? डिसॉल्व करा गया है। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर 5% वेट बाय वेट है, इसका मतलब 5 ग्राम सोल्यूट को 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या करा गया है? डिसॉल्व करा गया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड केस जो आता है वो होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट इसमें ग्राम में डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मान लीजिए 10% वेट बाय वॉल्यूम दिया हो, यानी कि 10 ग्राम सोल्यूट को 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या करा गया है? डिसॉल्व करा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसी के टर्म्स में या इसी के सीक्वेंस में एक थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आती है परसेंटेज में ही, वो क्या है? परसेंटेज V बाई V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, है ना। और इसको भी इंटरप्रेट कैसे करेंगे? मान लीजिए दिया है 10% V बाई V, इसका मतलब 10 ml सोल्यूट को 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या करा गया है? डिसॉल्व करा गया है। तो बच्चों बताइए, समझ में आया? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है और कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कंसंट्रेशन टर्म्स। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है ये आपको बहुत ज्यादा यूज में देखने को मिलेगी। वो कौन सी है? मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी सर मतलब क्या है इस लाइन का? अगर मैं आपको इस लाइन का मतलब बताऊं तो क्या हो जाता है इस मोलारिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आप लोग को मोलारिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो चलिए ये मैंने मोलारिटी के बारे में बताया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी एज ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? यहां पर क्या है? सोल्यूट। ऑब्वियस है, जो चीज कम अमाउंट में होगी तो यहां क्या कम है? NaOH, यानी 5 ग्राम मेरा
सॉल्यूट हो गया, है ना। वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, बढ़िया बात है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मेरा 450 ml। क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, हमें यहां पर सोल्यूट का मास दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? एन की वैल्यू को, एन को निकालेंगे। गिवन मास कितना है NaOH का? 5 ग्राम। और अगर मोलर मास की हम लोग बात करते हैं तो कैसे निकालोगे NaOH का मोलर मास? सोडियम का मोलर मास होता है 23, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां से 5 डिवाइडेड बाई 40 कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा? आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हमारा n की वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, अगर आपके पास 1/8 n आ गया तो यहां पर रख दीजिए मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1/8 डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में दे रखा है? ml में दे रखा है। हमें किस में चाहिए? फॉर्मूले में, लीटर में चाहिए। कन्वर्ट कर दीजिए, आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? 450 डिवाइडेड बाय 1000। जब हम लोग इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि इसका आंसर एग्जैक्ट कितना आ रहा है। सही है, हो जाना चाहिए। अब तो कैलकुलेशन पार्ट बचा है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, है ना। बहुत इजी कैलकुलेशन भी है इसमें। तो अब आपकी कैलकुलेशन यहां से हो जानी चाहिए। आप इसको कैलकुलेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है मोलैरिटी का। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकाले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ml में दे रखा तो उसे कन्वर्ट करना पड़ा लीटर में, और उसके बाद वहां से मोलैरिटी आसानी से निकल आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं मोलैरिटी के टर्म्स में। ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? वहां पर आपको सॉल्यूट डायरेक्ट दे रखा था, सोल्यूशन डायरेक्ट दे रखा था। घूम फिर के दोबारा कुछ क्वेश्चन इस तरीके का बना कि पूछा तो मोलैरिटी ही गया है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो मोलैरिटी ही पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी कि सोल्यूट क्या हो जाएगा मेरा? सोल्यूट यूरिया हो जाएगा। कम अमाउंट में होगा ये, ठीक है। कितना है? 120 ग्राम है। सही है। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, आपको यहां पर सब कुछ दे रखा है। आपको यहां पर मोलर मास भी यूरिया का दिया हुआ है और सॉल्यूट भी दे रखे हैं। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना चाहिए। यूरिया कितना हो जाएगा? गिवन मास 120 डिवाइडेड बाय मोलर मास ब्रैकेट में दिया हुआ है 60, और जब हम इससे करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप देखें कि क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम, मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है भाई आपको। कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की डेंसिटी? 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस। ठीक है, यानी आपको डेंसिटी दे रखी है। ठीक, हमें क्या निकालना होगा यहां से? अगर मुझे क्या पता चल जाए, आप लोग बताइए क्या पता चल जाए? बताओ भाई, क्या पता चल जाए कि हम इस क्वेश्चन को कर लें आसानी से? सोचो सोचो, क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी के फॉर्मूले में नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब डेंसिटी तो दे रखी है, लेकिन वॉल्यूम का क्या करोगे? तो डेंसिटी क्या होती थी? डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। यहां से क्या आप मास निकाल पाएंगे? बोलो भाई। हाँ, अगर आपके पास डेंसिटी दे रखी है, ठीक, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपको यहां पे क्या दे रखा है? सोल्यूट का मास दिया हुआ है। क्या सॉल्वेंट का मास भी कहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है ना। अगर सॉल्वेंट का मास दे रखा है तो क्या दे रखा है? हमें सोल्यूट का मास दिया हुआ है 120, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है कितना? 1000, और जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो किसका मास बन जाता है? वो सोल्यूशन का मास बन जाता है, यानी 1120।
या फिर 1120 ग्राम हो गया इसका सोल्यूशन का मास। ठीक है, जब सोल्यूशन का मास आ गया उसके बाद हमें यहां से क्या चाहिए, डेंसिटी पता है, डेंसिटी कितनी है 1.15, मास हमने निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम, यही वॉल्यूम तो चाहिए, वॉल्यूम आ जाए कितना 1120 डिवाइडेड बाय 1.15, यहां से क्या निकल आएगा, आपका वॉल्यूम निकल आएगा। ये वॉल्यूम किस चीज का होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा, किस में होगा, ml में होगा। ठीक है, तो आपका ml में वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर फिर कुछ नहीं करना, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो भी आपका है उसको किस में कर देना है, लीटर में कर देना है ना। अगर आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करना बहुत इजी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, आपको वॉल्यूम निकालना है, आप निकाल लेंगे आसानी से। आपको फिर उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एकमात्र जो सिंपल सा टास्क है वो यही बचा है और मोलैरिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर होगा, है ना, और फिर हम लोग देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। सही है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा पूरा, आपको सब कुछ बता दिया है क्वेश्चन में। सॉल्वेंट का मास दे रखा था, सोल्यूट का दे रखा, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया था, लेकिन सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी थी और उस डेंसिटी का यूज करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया सोल्यूशन का। और मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम सोल्यूशन का लीटर में चाहिए होता है, तो मैंने यहां से लीटर में उसकी वैल्यू निकाल ली, तो यहां से क्या आ जाएगा, मेरा मोलैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोलैरिटी पूछा था। ये तो भाई हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मोलैरिटी नहीं पूछा है, घुमा फिरा कर पूछा है। लेकिन आपको अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना आ रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स आती है मोलालिटी। देखो मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं स्मॉल एम का फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, केजी। ये इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल एम, और स्मॉल एम क्या होती है, मोलालिटी होती है। ठीक है, ये कंफ्यूजन अक्सर बच्चों से जो गलती होती है वो ये होती है कि आप लोग मास सॉल्वेंट को, जो सॉल्वेंट का मास है उसको केजी में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 या फिर 1 केजी ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब मोलालिटी हम निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस व्हाट, 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन। यानी कि आपको सोल्यूट का मास दे रखा है, कितना है सोल्यूट का मास, 34.2। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें तो सोल्यूशन का भी मास दे रखा है, कितना दे रखा है, अगर मैं सोल्यूशन के मास की बात करता हूं तो कितना है, 214.2 ग्राम, है ना। आपको यहां से क्या निकालना है, सबसे पहले तो मोलालिटी के फॉर्मूले में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जरूरत पड़ती है। सोल्यूट का मास दे रखा है, शुगर का फॉर्मूला आपको पता होगा C12H22O11 होता है, और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, मास की 342 आती है। ठीक है, अगर इसकी मास की वैल्यू 342 आती है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप निकाल लेंगे, कितना आएगा, गिवन मास 34.2 डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास 342। तो यहां से n की वैल्यू सोल्यूट की कितनी आ जाएगी, 0.1, और सोल्यूट का अगर मोल आ गया कितना, 0.1। आपको सोल्यूशन का मास पता है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट, सॉल्वेंट के हम लोग को जो यहां मोलालिटी के फॉर्मूले में जो यूज करना होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट का मास होता है। आपको तो सोल्यूशन का दिया है, सोल्यूट का दिया है, सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट निकाल सकते हो, और वो कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन माइनस सोल्यूट। यानी कि जो आपका सोल्यूशन का मास है कितना है, 214.2 माइनस 34.2। तो जब हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
180 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 180 आ गया, ये ग्राम में होगा, आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास जो हमने निकाला है वो कितना है 180 ग्राम आया है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर बताइए कि कितना आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज मैंने बता दी, इसमें आपको सिर्फ मोलैलिटी निकालना बचा है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है भाई, क्लियर है क्या, बहुत आसान है सर। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। मेरा थर्ड जो होता है, मेरा थर्ड यहां पर कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग फोर्थ है एक्चुअली परसेंटेज के बाद, तो ये क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन को देखो समझना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, मान लो कि किसी जगह पर दो कंपोनेंट हैं A प्लस बी, तो अगर आपको इसका A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, हम लोग मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे जाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो जाई इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, मान लो यहां पे A का निकालने तो जाई A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये हो गया आपका एक कंपोनेंट A के लिए, और दूसरे कंपोनेंट का कैसे निकालेंगे, जाई B क्या हो जाएगा, जाई B हो जाएगा NB, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी Na प्लस NB। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप जाई B निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो C दे रखा होता, A प्लस B प्लस C तीन कंपोनेंट होते, तब क्या हो जाता, जाई C इक्वल्स टू NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का जो एक गोल्डन चीज है वो ये है, सबसे बढ़िया चीज, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जाई A प्लस जाई B और प्लस जाई C, इनका या फिर जितने भी हो सो ऑन, इनका जो समेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। मतलब अगर आपके पास दो कंपोनेंट थे A और B और आपने किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, तो दूसरे का निकालना बहुत आसान हो जाएगा, उसको बस 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए अगर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब जाई A मान लो यहां से निकाल लिया, तो जाई A आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, या ये कह दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और यहां से जब जाई A आ जाएगा तो जाई B निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस जाई A। ठीक है, इसी तरीके कितने भी कंपोनेंट हो, 2 3 4, आप इसी तरीके से निकालेंगे, आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है समझना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म का यूज हो गया भाई। 30% का मतलब क्या है, 30% बाय मास का मतलब क्या है कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन क्या करा गया है, डिसॉल्व करी गई किसमें, कितना हो जाएगा आपका 30%, 100 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो कितना हो जाएगा, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन और 100 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अगर आपको इसमें यह समझना है कि मेरा क्या, या ये कह दो कि 100 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, इसको मैं ये बोलूंगा सोल्यूशन मान लो, है ना। ठीक है, अगर ये मेरा सोल्यूशन हो गया, फिर हम कैसे समझेंगे इस चीज को, आपको पता होना चाहिए बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि सॉल्यूट का मास कितना होगा, तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, यानी बेंजीन का मास कितना, 30 ग्राम, है ना। और बेंजीन के मास के बाद अगर आपसे पूछूं कि सॉल्वेंट जो मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम। ठीक है, और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपसे क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, किस चीज का, बेंजीन का। निकाल लो भाई, आपको पता है बेंजीन के केस में अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे बेंजीन के, है ना। कितना आएगा, अगर हम लोग बात करें तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास C6H6 होता है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, 78 आ जाएगा, यहां से N आ जाएगा बेंजीन का। ठीक है, और ये कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 78। अगर हम लोग इसमें कैलकुलेटर यूज करके, आप लोग बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इतना हो गया। यहां तक मान लो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको ले लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन के फॉर्म में।
उसके बाद सेकंड है CCl4 का निकालना है। CCl4 में कितना हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको मोलर मास चाहिए होगा 70 डिवाइडेड बाई कितना होता है आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन इज 35.5, तो आप उसको ऐड कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको पता हो कार्बन कितना होता है 12 होता है, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है 71 और उसमें फिर आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा, देखिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करके दिखाऊं तो कार्बन कितना होता है 12 होता है, ये 35.5 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 142 प्लस 154 के आसपास आ जाएगा। और यहां से जब मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये मोल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी कि जाई बी पूछा हुआ है, तो कैसे निकालोगे, मैं इसको बेंजीन लिख देता हूं, जाई बेंजीन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यानी कि N ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई N ऑफ बेंजीन प्लस N ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 30 डिवाइडेड बाई 78 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 78 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 154। तो आप इनको फ्रैक्शंस में न रख के अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे ज्यादा बेहतर है, और यहां से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, मेरा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, किस चीज का, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करे जाते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया था इसी क्वेश्चन में कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल फ्रैक्शन बता दो, तो आप क्या करते, जो भी बेंजीन का आता उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और इस तरीके से कि वहां पर क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, यानी कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं। आप लोग देखते होंगे, मैंने अभी आपको बताया था सॉल्युबिलिटी हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड देखते हैं, है ना, गैस की देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसी के बारे में बात करते हुए। देखो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को। तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूं तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका मतलब है जो ये कहती है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है भाई। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, ये क्या है हमारा सॉलिड इन लिक्विड की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है कि अगर कहीं पर पोलर सब्सटेंस है या फिर पोलर मेरा सॉल्यूट है तो वो क्या होगा, किसमें डिसॉल्व करेगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब यही है कि जिस तरीके का नेचर सॉल्यूट का होगा उसी तरीके के सॉल्वेंट के, सेम नेचर वाले सॉल्वेंट में ही वो डिसॉल्व होगा। पोलर और नॉन पोलर आई होप आप लोगों को पता होगा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी चेक करते हैं और सिमेट्री से भी चेक करते हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं पोलर और नॉन पोलर के बारे में। यानी कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो किसमें डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट ये है कि सेम तरीके के नेचर वाला सॉल्यूट सेम तरीके के नेचर वाले सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब नेचर सेम होना चाहिए, पोलर पोलर में ही होगा और नॉन पोलर में ही होगा। क्लियर है। सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई आप लोग बताओ, आप लोग चाय बनाते हो घर में, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगर मैं टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करूं तो आप देखते होंगे अगर शुगर नहीं डिसॉल्व हो रही है आप उसको हीट कर दीजिए और वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती होगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड एंड लिक्विड के केस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए, घर पे ही एग्जांपल देखते हो, शुगर अगर शुरू में नहीं डिसॉल्व हो रही है आप उसमें हीट प्रोवाइड कर दो, आपको दिखाई देगा कि भाई वो डिसॉल्व होने लगी है या डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है। थर्ड केस जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अफसोस की बात यह है कि सॉलिड एंड लिक्विड में इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का
सॉल्युबिलिटी पर। किस केस में? सॉलिड इन लिक्विड के केस में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको इफेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सॉलिड इन लिक्विड में क्या होगा, तीन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दूसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये बताइए क्लियर है भाई? कमेंट सेक्शन में बताते रहो क्या ये क्लियर है, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं चाय के अलावा? आप और कौन सा एग्जांपल दे सकते हो जिसमें आपको टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाई देगा? सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। नेक्स्ट गैस एंड लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है भाई। गैस एंड लिक्विड को समझना अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है ना। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस का मतलब क्या है? वही चीज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि भाई पोलर अगर है कोई चीज, पोलर गैस है तो वो किसमें डिसॉल्व होगी? पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। और नॉन पोलर किसमें डिसॉल्व होगी? नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि सेम डिसॉल्व करती है सेम तरीके की गैस में, या फिर हम ये बोलो कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो, ठीक है। तो हम लोग लाइक डिसॉल्व्स लाइक की जब भी बात करेंगे तो यही है हमारा कि क्या होगा? सेम तरीके का सॉल्यूट सेम तरीके के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। और अगर हम लोग सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, कौन सा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो भाई यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और मैंने आपको क्या बताया था चाय वाले केस में कि वो हमें वहां पर हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हीट प्रोवाइड का मतलब किस तरीके की रिएक्शन है? वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है और ये किस तरीके की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी? मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोग हीट बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है, या फिर ये कह दो कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत स्मॉल एक्सटेंट में डिसॉल्व होती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ क्या कर पा रही है? सस्टेन कर पा रही है, ठीक है। सही है। यानी कि सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की होती हैं वो क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर। यही रीजन है कि एक्वेटिक लाइफ जो होती हैं या एक्वेटिक स्पीशीज जो होती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है किस केस में? कोल्ड वाटर में रेदर देन हॉट वाटर, ठीक है। सिर्फ यही रीजन है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में कि टेम्परेचर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए यहां पर थर्ड फैक्टर देखते हैं क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा नाम याद आता है, क्या है? हेनरी। हेनरी लॉ ये बोलता है कि solubility of a gas at a given temperature is directly proportional to what? Its partial pressure, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करूं तो कुछ इस तरीके से कि P is directly proportional to KH, सॉरी P is not directly proportional to KH, ये लिख सकते हैं P is directly proportional to xi, या फिर इसको S भी लिखते हैं। xi का मतलब यहां सॉल्युबिलिटी से समझिएगा, ठीक है। तो P is directly proportional to xi। अगर मैं यहां पर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो क्या होता है? P is equals to what? KH, क्योंकि आपको पता है जैसे ही यहां पर साइन हटता है क्या होता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। और इस कांस्टेंट का नाम क्या है आपका? अगर आपको मतलब आप समझ भी पा रहे होंगे, ये क्या हो जाता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको यहां पर ये समझ में आ रहा है कि P is equals to KH into xi है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं जहां पे xi क्या है? मेरी सॉल्युबिलिटी है, P पार्शियल प्रेशर, KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी के साथ क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि विद द इंक्रीज इन द प्रेशर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? किस केस में? गैस इन लिक्विड के केस में। सॉलिड इन लिक्विड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का। क्लियर है क्या? यानी P बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कुछ जनरल केस ले लेता हूं, मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर कुछ इस तरीके से हैं। एक में आपने क्या कर रखा है? यहां पे कुछ भर रखा है गैस, और आप इसको पिस्टन गन से और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसके पार्टिकल कुछ इस तरीके से हैं, नीचे जा रहे हैं।
आप इसको प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। और अगर इस केस में मान लो मैंने पिस्टन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है या उतना फोर्स से नहीं दबा रहे हैं, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यही ये स्टेटमेंट कहता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi, यानी कि सॉल्युबिलिटी, या फिर S भी लिखते हैं उसको कई लोग, और उसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू KH इंटू Xi। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मेरी बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक कर्व देखते हैं, अगर कर्व को हमें समझना है तो, है ना, कर्व देख लेते हैं। चलो किस तरीके से देखेंगे कर्व। अगर मुझे आपको कर्व बताना है तो आप इस तरीके से समझिए कि मैंने यहां पे P ले रखा है और यहां पे सॉल्युबिलिटी ली हुई है, ठीक है। आपको इक्वेशन याद रखनी है, P इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू Xi, और ये इक्वेशन क्या है, Y इज इक्वल टू mx। C यहां पर 0 है, मतलब ये स्लोप कहीं कटेगा नहीं, और आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके की लाइन आएगी, और यहां पर स्लोप क्या रहेगा, मेरा स्लोप रहेगा KH, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं P बढ़ाने पर क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, है ना। उसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अगर मैं ये बोलता हूं कि भैया प्रेशर की, इसकी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो सेम प्रेशर की तरीके होती है। अगर मैं टेम्परेचर के टर्म्स में बात करता हूं तो KH वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। एक यहां पर उल्टा फैक्टर होता है, क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन KH जो होता है या फिर हेनरीज लॉ जो है वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग Xi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम Xi लिख लेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला दूसरी वाली लाइन लिखी हुई है इसका मतलब भी समझ लेते हैं। मान लो आपके पास इसी तरीके का एक कर्व है P और Xi, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर है, कुछ इस तरीके से। यहां पर T1 है, T2 है और T3 है। तो अगर आपको KH का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा रहेगा, वहां पर भी मान लो अगर T1 इज डायरेक्टली ग्रेटर देन T2 देन T3 है, तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगी, KH1, KH2 और KH3 हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई, बताओ, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर मतलब KH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, 3 वैल्यू दे रखी है KH की, एक A, B और C। इसकी वैल्यू KH की 20 है, इसकी 10 है और इसकी 0.5 है। आपसे पूछा गया भाई बता दो किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप कैसे बताएंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि जहां पर KH की वैल्यू मैक्सिमम है वहां सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, और जहां KH की वैल्यू मिनिमम है वहां सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम रहने वाली है। क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बताते रहिएगा कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफिकल एनालिसिस, पहले ही बता दिया फिर भी एक बार बता देता हूं। मान लीजिए इस तरीके से है कि यहाँ पे P है और यहाँ पे Xi है, तो आप अगर कर्व खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि Y इज इक्वल टू mx का कर्व फॉलो होता है, और आपकी इक्वेशन थी क्या थी, P इज इक्वल टू KH इंटू Xi, है ना। स्ट्रेट लाइन आएगी, कट नहीं कर रही होगी, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप अगर मैं बनाता हूं तो कितना हो जाएगा, KH हो जाएगा, और C की वैल्यू क्या रहेगी, यहां पर कुछ है ही नहीं, C 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं, पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट, CO2 इन ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसे हम बोले, ठीक है। और इसी यही वजह है कि जो सोडा वाटर होती है या फिर जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, क्या होती है, सील्ड होती है अंडर हाई प्रेशर। उससे क्या होगा कि हमारा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, CO2 की बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड जो होता है वो लेस होता है इनका ऑफ ऑक्सीजन, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या है, लेस है इन कंपैरिजन टू व्हाट, ग्राउंड लेवल। प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद स्कूबा डाइविंग टैंक्स जो होते हैं उन्हें भी हम लोग डाइल्यूट करते हैं हीलियम से, क्यों, क्योंकि हीलियम भाई नॉन रिएक्टिंग गैस है, इसलिए उसका यूज करा जा सकता है। क्वेश्चन भाई हेनरीज कांस्टेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, H2 is a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis
इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195, ठीक है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी कि KH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई। सवाल यह है KH की वैल्यू निकलेगी कैसे, कैलकुलेट तो कर लोगे, निकालोगे कैसे, बताओ भाई, बताओ भाई कैसे निकालोगे। तो 1 kg सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, अगर यहां से सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लोगे तो कैसे निकालोगे, n, यहां पे सॉल्वेंट हम वाटर को ही मान रहे हैं, तो कैसे निकालोगे 1000, 1 kg का मतलब 1000 डिवाइडेड बाई व्हाट, 18 मोलर मास ऑफ वाटर, यहां से निकल आएंगे इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 55.5, ठीक है। अब यहां से मुझे क्योंकि जाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला P इज इक्वल टू KH इंटू जाई होता है, तो यहां से जाई निकालना पड़ेगा H2S का। कैसे निकालोगे, अगर मुझे H2S का जाई निकालना है तो जाई ऑफ H2S विल बी इक्वल्स टू व्हाट, N ऑफ H2S डिवाइडेड बाई N ऑफ H2S प्लस N ऑफ H2O, ठीक है। आपने वाटर का मोल्स निकाल लिया है, उसका मोल आपको ऑलरेडी दे रखा है कितना है, तो मतलब हो जाएगा 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.55, और जब यहां से आप निकाल लोगे तो वो क्या आ जाएगा, जाई ऑफ H2S आ जाएगा, ठीक है। आपको ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कितना आया, ठीक है। यहां से मेरा जाई ऑफ H2S निकल आया, उसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है प्रेशर निकालना है, ठीक है। क्या है प्रेशर, आपको ऑलरेडी दे रखा होगा, कितना दिया हुआ है बताइए भाई, प्रेशर कितना दिया हुआ है, क्या इस क्वेश्चन में कहीं प्रेशर मेंशन करा गया है, जल्दी बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रेशर मेंशन करा गया है, बताओ भाई, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रेशर मेंशन करा गया है, नहीं मेंशन करा गया है, तो फिर ये बताओ, आप STP देख रहे हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो अगर आप STP देख रहे हो यानी अगर आप P की वैल्यू को कितना ले लो, 1 ले लो, और अगर आप इसको यहां पर 1 रखोगे डिवाइडेड बाई जो यहां से जाई एच इसकी वैल्यू आएगी, सॉरी ये आपको H2S तो हमने निकाल ही लिया ना, यहां नहीं लिखना था मुझे, हमें क्या निकालना है, KH निकालना है, तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन से अगर हम लोग निकालते हैं यहां से इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई P1 है और जाई H2S, तो अगर आप यहां से निकालेंगे तो KH की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहां से मिल जानी है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है जो आपको खुद होमवर्क में करना है, ठीक है, घर पे करिएगा और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेम तरीके से ही होगा क्योंकि हेनरीज लॉ का फॉर्मूला ही एक है, तो वो बहुत आसानी से करा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा, सही है भाई, यहां तक क्लियर है। तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे क्या होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की जो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि कंटेनर कैसा होना चाहिए, एक क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, यानी अगर कंटेनर मेरा ओपन है तो क्या वेपर प्रेशर जनरेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ये इसकी पहली कंडीशन है। होता क्या है वेपर प्रेशर केस में, ये देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये तुम्हारा कंटेनर था, ठीक है, यहां पर 3 लेयर हैं इस तरीके से, है ना। अब ये जो अपर लेयर है इसको कितनी तरीके से इंटरेक्शन मिल रहा होगा, यहां से मिल रहा होगा दोनों तरफ से, है ना। लेकिन ये जो नीचे की लेयर से इनको चारों तरफ से या जितनी भी तरफ से मॉलिक्यूल होगा उतनी तरफ से इसको क्या मिलेगा, इंटरेक्शन मिलेगा। तो सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड कौन सी लेयर हुई, सबसे ऊपर वाली। तो जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलेगा सबसे ज्यादा कौन वेपर बन के एस्केप कर जाएगी, अपर लेयर, है ना। यानी कि ये लेयर क्या हो जाएगी, यहां से एस्केप कर जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, वेपर प्रेशर हो गया, है ना। अब मान लो कोई ऐसा अगर हम लोग कह रहे हैं क्लोज कंटेनर होगा, तो मान लो क्लोज कंटेनर अगर हम बोल रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब क्या होगा तुम्हारा, मान लो इस तरीके से जा रहा था, यहां पर आपको इस तरीके का एक कर्व दिखेगा जिसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस टाइम पर क्या हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम जनरेट हो चुका होगा,
मतलब एट इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बात करूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, तो पहला कितना लिक्विड का अमाउंट है, दूसरा सरफेस एरिया क्या है, और थर्ड जो कंडीशन वो है वॉल्यूम या फिर शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब सवाल यह है कि डिपेंड किन चीज पे करता है, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर, किस तरीके का नेचर है लिक्विड का। नेचर का मतलब हम क्या समझेंगे कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होंगे जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस होगा, किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे, यही लिक्विड के नेचर की बात हो रही है। मतलब अगर मान लो कुछ ऐसा केस है जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, किसके? लिक्विड्स के। ठीक है, और अगर मैं थर्ड केस बात करता हूं तो टेम्परेचर के बारे में क्या बोलेंगे? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल है, आप देखिएगा, आप कभी भी पानी को अगर गर्म करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे वैसे वैसे क्या हो रहा होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने हेनरीज लॉ को कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? इन द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर हर कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस चीज को अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे लिखूंगा बताइए? अगर इस चीज को मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सोचो भाई, सोचा भाई, कैसे लिखेंगे? अगर ये स्टेटमेंट को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Xi A, यानी कि मोल फ्रैक्शन, है ना। और जब भी हम लोग, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ यहां पर लेकर के आते हैं, तो PA विल बी इक्वल्स टू व्हाट? PA नॉट इंटू Xi A। ठीक है, ये कब की बात है? जब एक सोल्यूशन है, कौन सा है? A है। मतलब यहां पर आपको दिख रहा है PA क्या होगा? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये प्योर का वेपर प्रेशर, और Xi क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तीन चीजें पढ़ ली। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi A होता है, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू Xi A हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मान लो हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है कि अगर सोल्यूशन A है, इसका कितना हो जाएगा? PA इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू Xi A, यही तो होगा, और ये हो जाएगा। उसके बाद B के लिए क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल्स टू व्हाट? PB नॉट इंटू Xi B। ठीक है, और जब PA इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, PB इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे हम लोग? P टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट? PA प्लस PB, यानी कि मैं इसकी वैल्यू को अगर रख देता हूं तो क्या हो जाएगा? PA नॉट Xi A प्लस PB नॉट Xi B। सही है, ये क्या हो जाएगा? मेरा P टोटल हो जाएगा। सही है, अब आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, पढ़ के भी आए हैं हम लोग, क्या? मोल फ्रैक्शंस का जो समेशन होता है वो कितना होता है? 1। मतलब Xi A प्लस Xi B की वैल्यू कितनी आती है? 1 हो जाती है। आप क्या करिए, यहां पर एक बारी P टोटल का जो फॉर्मूला है वो Xi A के टर्म में निकाल लीजिए, और दूसरी बारी P टोटल का फॉर्मूला Xi B के टर्म में। हम सबसे पहले क्या करते हैं? Xi B के टर्म्स में निकालते हैं, तो Xi A इज इक्वल टू 1 माइनस Xi B हो जाता है। मैंने यहां पे फॉर्मूले में रखा P टोटल इज इक्वल टू व्हाट? PA नॉट 1 माइनस Xi B प्लस PB नॉट एंड Xi B। आपको यहां से क्या दिख रहा है? कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, Xi B कॉमन मिल जाएगा, तो आपको यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो PA नॉट माइनस PA नॉट Xi B प्लस PB नॉट Xi B। आप यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा? PA नॉट प्लस Xi B, और ये हो जाएगा PB नॉट माइनस PA नॉट। एक ये फॉर्मूला बन गया मेरा, किसके टर्म्स में? Xi B के टर्म्स में। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक कंडीशन दूसरी लगाऊंगा, जब Xi B की वैल्यू को क्या रख दूंगा? 1 माइनस Xi A के बराबर रख दूंगा, तो उस केस में भी आपको आंसर मिल जाएगा। वो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, क्यों?
क्योंकि वो जाई ए के टर्म्स में आपको दिखाई देगा और वहां पर फॉर्मूले में जाई बी का कोई जिक्र नहीं होगा, सिर्फ किसका जिक्र होगा, जाई ए का। क्लियर है क्या? चलिए भाई आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। देखो आपने अभी तक बहुत तरीके के कर्व देखे होंगे, बहुत तरीके के ग्राफ देखे होंगे। राउल्ट्स लॉ में आप अलग तरीके से एक कर्व देखते हो जिसे हम लोग क्लोज तरीके का कर्व बोलते हैं। कुछ इस तरीके से बनता है वो। अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व होता है। अगर आपको यहां पर कंडीशन, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला मैंने क्या बताया, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट जाई ए प्लस पी बी नॉट जाई बी, है ना, यही तो है। अब आपको यहां पर कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यहां पर इस वाले में एक्स एक्सिस में जाई रहता है और पी में यहां पर वाई एक्सिस में प्रेशर रहता है, ठीक है। कंडीशंस क्या रहेंगी आपकी? अगर आपको कंडीशन देखनी है तो आप कैसे देखेंगे इसको? अगर हमें कंडीशन देखनी है तो हम कैसे देखते हैं यहां पर, यानी अगर इसका कर्व ड्रॉ करना है तो मान लो एक ऐसा केस ले लो जब जाई ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, और दूसरे केस में जाई बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। इधर साइड अगर मैं लेता हूं तो जाई बी की वैल्यू को 1 ले लेता हूं और इधर ले लेता हूं जाई ए की वैल्यू को 0। ये कुछ कर्व इस तरीके से इसका बनता है। बड़ा टिपिकल सा कर्व है, आपको दिखाई देगा अभी किस तरीके से बनेगा। आपको सिर्फ कंडीशंस रख करके यहां देखनी है। अगर मान लो हम फर्स्ट वाले केस की बात करें, जाई ए इक्वल्स टू 1 अगर मैं रखता हूं तो यहां पर इसमें आपको इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी बनेगी। अगर आपने यहां पे जाई बी 0 रख दिया तो कितना हो जाएगा, ये पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट जाई ए की वैल्यू 1, ठीक है। मतलब ये पी टी बराबर पी ए नॉट के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग इसका कर्व यहां पर खींचते हैं कुछ इस तरीके से तो ये कुछ ऐसे बनेगा और यहां पर आपका ये पी ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जब सेकंड केस में हम लोग जाई बी को 1 लेंगे तो वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, है ना। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, हमने इन दोनों कर्व को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। कुछ इस तरीके का कर्व आपको दिखाई देगा जब हम लोग टोटल की बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है पी टोटल ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी के, सही है भाई। तो ये किसके बराबर हो गया, पी ए प्लस पीबी के बराबर हो गया। तो कुछ इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलता है इस चैप्टर में राउल्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है भाई, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये देख लिया रिलेशन बिटवीन टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अगर हम लोग वेपर फेज की बात करते हैं तो आपको 2 लॉ यहां पर यूज करने होंगे, एक डेल्टन का लॉ और दूसरा राउल्ट्स लॉ जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लो मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में मान लेता हूं कि वाई ए है और वाई बी है, वहां पे कितना था, ठीक है। तो वाई ए और वाई बी हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन को। अब अगर मुझे इसे पी ए और पीबी की टर्म्स में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई ए इंटू पी टी, है ना। ये हो गया मेरा किसके लिए, डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन में लिखना है तो वो तो है ही पी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, पी ए नॉट इंटू जाई ए, यही तो लिखते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसको b के टर्म्स में लिखता हूं तो pb बराबर क्या हो जाता है, yb इंटू पी टी। और अगर यहां पर हम लोग इसको इसके टर्म्स में लिख लेते हैं तो pb इज इक्वल टू pb नॉट इंटू जाई b। तो ये फॉर्मूले आपको मिल गए। यहां से आपको इसको यूज करके पूरी वैल्यू पूरी की पूरी बतानी है। कैसे बताओगे, आपको पता है मोल फ्रैक्शन इसमें एक फॉर्मूला डेराइव होता है जो हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी आपको थोड़ी सी। क्या करना है, कुछ खास नहीं करना, जाई ए प्लस जाई बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 होता है, ये बात पता है हमें, बिल्कुल पता है। आपको क्या करना है, ये कंसीडर करके चलना है कि पी ए इज इक्वल्स टू वाई ए पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू जाई ए। तो यहां से आपको इन दोनों को यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जाई ए की कितनी आ जाएगी, जाई ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई ए पी टी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। इसी तरीके से जाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको निकालता हूं तो वाई बी पी टी अपॉन पी बी नॉट। आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको क्या मिल जाएगा, पी टोटल की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, तो पी टोटल की वैल्यू आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी आ रही है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैंने कर दिया है, सिर्फ आपको इस इक्वेशन को अरेंज करना है और कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि पी टोटल की वैल्यू आपको मिल जाए। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी वेपर फेज के टर्म्स में हमारा टोटल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे अगर आपको दे रखा होगा वेपर फेज में तो। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको रोक करके इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और प्रॉपर आंसर इसका लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाई पी टोटल की बात हो रही थी, पी टोटल मैंने बता ही दिया आपको, क्या हो जाएगा पी टोटल आपका, साई ए प्लस साई बी इक्वल्स टू व्हाट 1 होता है। आप वही उसी इक्वेशन से देख लीजिएगा किस तरीके से हमें करना और फाइनल में आपको पी टोटल निकाल करके बता देना है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको ये पता है वाई ए पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू जाई ए, तो यहां से जाई ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वाई ए पी टी अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, इसको उठाना है हमें, और इसी तरीके से अगर मैं जाई बी की वैल्यू लिखूंगा तो वो भी ऐसी आ जाएगी, वाई बी पी टी अपॉन पी बी नॉट। और जब आप इन दोनों की वैल्यू को उठा करके यहां रख देंगे तो आपकी क्या वैल्यू बनेगी, वाई ए पी टी अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी पी टी अपॉन पी बी नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको पीटी की वैल्यू निकालनी है और वही आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा वेपर फेज में। ठीक है, यानी कि वेपर फेज में टोटल प्रेशर निकालना क्या हो गया, अब बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट है किस तरीके से हमने उसको किया और फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। तो राउल्ट्स लॉ आपने देख ही लिया क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, यानी आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जो राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और मान लो आपके पास कुछ एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर ए प्लस बी रिएक्शन करके आपको 2AB दे रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में क्या होगा, ये जो फोर्सेस AA और BB के बीच में हैं वही फोर्सेस सेम होंगे किसमें, AB के बीच में भी होंगे। ठीक है, मतलब फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, किस केस में, आइडियल के केस में। मतलब AA BB और AB इनके बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर सेम रहेंगे तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या, ठीक है, बढ़िया बात है ना। चलो आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर देते हैं हम लोग। पहले तो आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्या होती है, पहली ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, 0 के बराबर होती है। भाई जब बॉन्ड की यहां पर बॉन्ड के जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है तो इसमें कहां से डिफरेंस आ जाएगा, बोलो भाई। दूसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहती है, ये भी भाई 0 ही हो जाती है। अब भाई ऑब्वियस है ना कि अगर 1 लीटर प्लस 1 लीटर मिलकर के 2 लीटर बना रहे हैं तो कहां से डेल्टा वी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आ जाएगी, कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, फोर्सेस बराबर हो रहे हैं। मतलब यहां पर इस केस में ऐसा होगा कि अगर 1 लीटर प्लस 1 लीटर रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में कितना बन रहा होगा, 2 लीटर बन रहा होगा। क्लियर है क्या, चलिए आगे चलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, भाई आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बोला कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ये बोलेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन इसको राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अगर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगेन इन डेफिनेटली अगर यहां पर सेम रिएक्शन लिखता हूं मैं AA प्लस BB और गिव्स यू 2AB, तो यहां पर कहीं ना कहीं फोर्सेस में ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब इंटरैक्टिव फोर्सेस में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तभी ना तभी कैसे बन रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जनरली 2 तरीके के होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। एक होता है सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन,
ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन अभी बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन, यानी दो तरीके की डेविएशन है यहां पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। किस केस में? नॉन आइडियल के केस में। आइडियल के केस में तो कोई डेविएशन नहीं था, सिंपल था। यहां पर नॉन आइडियल के केस में दो तरीके की डेविएशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन विद द पॉजिटिव डेविएशन। रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स यू व्हाट? 2AB, है ना। इसका मतलब अगर मैं नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन की बात कह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि जो फोर्स AA और BB के बीच में लग रहे होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे इन कंपैरिजन टू AB के बीच में लगने वाला फोर्स। मतलब अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं कि फोर्सेस, तो यहां पर ये मान के चलिए कि AA, है ना, और BB, इनका जो फोर्स होगा वो क्या रहेगा? ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट? AB, है ना। ठीक है भाई, बोलो सही है। तो इस केस में क्या होगा? इनके बीच में जो फोर्सेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ज्यादा आ रहा होगा इन कंपैरिजन, जो हम राउल्ट लॉ के कैलकुलेट करके ला रहे होंगे, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, है ना। क्लियर है? देखो पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट्स लॉ नहीं फॉलो होता है, पहले ही बता दिया, नॉन आइडियल में कहीं भी नहीं होगा। डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव में डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0। अब अगर इसको हमें कर्व से समझाना है, क्योंकि भाई इसमें कर्व भी आपको देखने का मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन में। मैंने क्या बोला कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो कैलकुलेटेड राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। हम यहां पर जाई A को 1 ले लेते हैं और यहां पर जाई B को 0 ले लेते हैं। इधर हम ले लेते हैं जाई A को 0 और जाई B को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका कर्व बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनाते हैं। दिस इज योर PA नॉट एंड दिस इज योर PB नॉट। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये P टोटल हो जाएगा। किसके बराबर होता है? PA प्लस PB के। समझना भाई ध्यान से। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करके लेके आ रहे हैं। इसका मतलब अगर मान लो ये रियल प्रेशर था तो कैलकुलेशन हमारा जो प्रेशर आया वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर पॉजिटिव डेविएशन में ही आपको अलग अलग कंपोनेंट का बढ़ जाएगा, मतलब यह है कि P टोटल की भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना भाई, है कि नहीं। अगर आपका सिंगल सिंगल इंडिविजुअल का बढ़ा जा रहा, मतलब P टोटल का भी तो बढ़ जाएगा। ये कौन सोचेगा, है ना। कुछ इस तरीके से मान लो मैंने इसका कर्व कुछ ऐसे बना दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं तो कुछ इस तरीके का कर्व आपको दिखेगा। ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है कर्व, सही है। मतलब जो डॉटेड लाइन से या जो डैश लाइन से ये पहले था और ये कितना है जो बाद में जो पॉजिटिव डेविएशन दिख रहा है वो है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन होता है जिसमें आपको डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0। इसको ये वाली लाइन को भी हमें बनाना पड़ेगा डॉटेड में ही, तो इसको हम बना देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, सही है। डैश लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पहले था और बाकी जो बढ़ा हुआ है वो हमने पूरा सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन। इसमें भी सेम रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। रिएक्शन क्या है? AA प्लस BB गिव्स यू 2AB, है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो AA और BB के वीकर होंगे। किसके कंपैरिजन में? AB के। मतलब यहां पर जो AB वाले फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू AA एंड BB। तो ये कैसे डेविएशन दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। पॉजिटिव डेविएशन का सब कुछ उल्टा है यहां पर, बस, ठीक है। सब कुछ उल्टा है। मतलब यह है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो लोअर होगा
ठीक है, और मतलब क्योंकि यहां पर हम ऑब्वियस नेगेटिव डेविएशन बात करें तो कम हो चुका होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा ईच कंपोनेंट का वो लोअर होगा देन द कैलकुलेटेड राउल्ट्स लॉ, ठीक है। मतलब अभी आपको दिखाऊंगा ग्राफ से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, राउल्ट्स लॉ फॉलो यहां भी नहीं होता है, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, पॉजिटिव में क्या था, ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, यहां पर लेस देन 0 है, ठीक है। अगेन ग्राफ बनाते हैं, देखो इधर जाई ए 1, जाई बी 0, ठीक है। अगर मैं कर्व बनाता हूं एक बार फिर से, तो मान लो कुछ इस तरीके कर्व बना, ये है मेरा पी ए नॉट की वैल्यू और ये है पीपी नॉट की वैल्यू। इंडिविजुअल का प्रेशर कुछ इस तरीके से था जो आपको दिख रहा है ना। जैसे ही नेगेटिव डेविएशन की बात हुई, कुछ इस तरीके का कर्व दिखा, कुछ ऐसा कर्व दिखा। सही है भाई, लग रहा है ना ये ग्राफ कर्व आपको दिख रहा है। ये जो डैश लाइन थी अगेन यहां पर वो एक्चुअल दिखा रही थी, मतलब ये हमारा पहले का दिखा रहा था, और जो एक्चुअल आया कैलकुलेट करने वो यहां पर हमने सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है। तो क्या हुआ यहां पर, प्रेशर में गिरावट देखने को मिली है, मतलब ये कैसा डेविएशन हो गया, ये मेरा नेगेटिव डेविएशन हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट भाई क्वेश्चन है, चलो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलर मास 140 दे रखा है, वॉज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड ए बी, सॉरी मतलब डब्ल्यू ए दे रखा है कितना 100 ग्राम, और डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 1000 ग्राम। एम ए दे रखा है मोलर मास 140 ग्राम पर मोल, और एम बी दे रखा है आपको कितना 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total pressure of the solution is, मतलब PT की वैल्यू आपको दे रखी है 475 टॉर। तो भाई आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास सब कुछ है, आप इसको करके देखिए। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, PT इज इक्वल टू व्हाट, PA नॉट साई A प्लस PB नॉट साई B। ऑब्वियसली थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है बट क्वेश्चन ये आसान है ना। आपको पता है P टोटल दे रखा है, B नॉट की वैल्यू दे रखी है कितनी 500 टॉर, है ना, प्योर लिक्विड 500 टॉर। तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, जाई ए जाई बी का क्या करोगे, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, सबसे पहले मोल निकाल लो ए के, तो एन ए कितना हो जाएगा आपका, गिवन मास 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास 140, यहां से एन ए की वैल्यू आ गई। एन बी निकाल लो, अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 180, तो यहां से एन बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है जाइए कैसे निकालते हैं, पी टोटल की वैल्यू रख दो 475 इक्वल्स टू पी ए नॉट आपको निकालना है ना, इंटू जाइए की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन ए मतलब 100/140 डिवाइडेड बाई 100/140 प्लस 1000/180, ठीक है। पीबी नॉट की वैल्यू आपको पता है 500 इंटू वॉट, यहां पर कितना हो जाएगा, राई बी है 1000/180 अपॉन 100/140 प्लस 1000/180। कैलकुलेशन वाला पार्ट बड़ा है, मैं एग्री करता हूं आप लोगों के साथ। तो आपको यहां पर सब कुछ पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है, पीए नॉट नहीं पता है, और आपको इस पीए नॉट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा, और इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। बताइए भाई क्लियर है क्या, क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सब कुछ दे रखा था इस क्वेश्चन में,
कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं गिवन थी, एक एक चीज दे रखी थी, आपको सिर्फ क्या करना था, वैल्यू रखना था और वैल्यू रखने के बाद इसको कैलकुलेट करना था। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, क्या हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, पी टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, पी ए नॉट निकालना था, जाई ए मतलब एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस पी बी नॉट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब एन ए और एन बी कहां से निकालोगे, मोल तो दे नहीं रखा है लेकिन मास दे रखा था, उसको यूज करके मोल्स निकाल लो और वहां पे वैल्यू रख के उसका आंसर निकाल लो। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा कैसे करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरीके से करेंगे इसको आप। ठीक है, तो इसको आपको होमवर्क में करके लाना है, देखिएगा कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, आपका राउल्ट्स लॉ के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर जिन्हें हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल कर सकते हैं और हम उन्हें डिस्टिल कर सकते हैं विदाउट चेंज इन द कॉम्पोजिशन, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन, मतलब बिना कॉम्पोजिशन को बदले इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिल कर सकते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से, वो क्या करेंगे, मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाएंगे। ठीक है, यानी कि बॉयल ऐसे टेम्परेचर पर होंगे हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी, मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, जो उसके रिस्पेक्टिव तुम्हारे जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे उनके टेम्परेचर से भी ज्यादा पर बॉयल होगा। ठीक है भाई, बताओ क्लियर है, क्लियर है क्या भाई। चलो आगे चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए जो हम इंपॉर्टेंट काम करते हैं, हमारे पास टोटल 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। स्टार्ट करता हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन दो किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में है वो 4 तरीके के, हम 4 तरीके की पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी, पहली होती है RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हम चारों को क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपके 4 कौन कौन से हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल का मतलब क्या है, अगर किसी भी केस में ऐसा हो जाए कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो डिसोशिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन में, तो जो ऑब्जर्व वैल्यू या जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू से। ठीक है, मतलब ये है, देखो यहां पर एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं वैन टॉप फैक्टर, और जिसका मतलब ये होता है वो इसको हम बोलते हैं करेक्शन टर्म। ठीक है, करेक्शन टर्म किस लिए यूज होते हैं कि मान लो आपका कोई सॉल्यूट था वो डिसोशिएट कर गया, अगर वो डिसोशिएट कर गया तो कोई वैल्यू जो पहले आई थी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे और उसी चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैल्यू निकालते हैं जिसको बोलते हैं वैन टॉप फैक्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वैन टॉप फैक्टर। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। वैन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे डिसोशिएट हो रहा है, कैसे एसोसिएट हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वैन टॉप फैक्टर के साथ क्या होगा। देखो, मान लो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स सपोज NaCl बोल दिया। क्या लगता है अगर आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या ये डिसोशिएट होगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितने पार्ट, मतलब इसमें क्या क्या बनने वाला है डिसोसिएशन के बाद? इसमें बनेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब है यहां पर वैल्यू 1 थी, पर यहां पर कितने बन गए? 2। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी इस केस में, है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरीके से डिसोशिएट ही हो जाते हैं भाई। सिंपल सी बात इतनी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं, तो उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। प्रॉब्लम आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, या फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो K2SO4 बोला, ठीक है। आप K2SO4 को डिसोशिएट करके देखिए क्या निकलेगा? 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहां पर I की वैल्यू 1 थी, इधर क्या हो गया डिसोसिएशन के बाद? 2 वैल्यू, 2 इधर से आ गई और 1 उधर से, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब भाई तुम सोचो, अगर कहीं पर I की वैल्यू 1 थी और कहीं पर बाद में डिसोशिएट होकर के 3 हो गई, तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसमें और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें डिफरेंस तो आ ही जाना है, फॉर श्योर आएगा ही आएगा, है ना। किस लिए हम इसकी बात कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, तो इज इट क्लियर टिल नाउ? क्लियर है क्या? ठीक है, तो फिर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख लिया। जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो यहां पर आयनिक, या फिर मैं ये कहूं इक्विलिब्रियम चैप्टर का यूज आ जाता है। ठीक है, तो आपने इक्विलिब्रियम में ये चीज पढ़ी होगी पहले भी कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं और किस तरीके से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, आई की वैल्यू के लिए आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बता दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। इसमें क्या होता है? वेपर प्रेशर, अगर मान लो कि आपके पास दो चीजें थी, एक कोई सॉल्वेंट था, आपने क्या करा, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया है। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, क्या हो जाएगा? उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम लोग इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज ऑलवेज फाउंड टू बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग की बात करूं तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? P नॉट माइनस PS। ठीक है, क्योंकि प्योर का क्या है यहां पर ज्यादा है और PS क्या हो जाता है? सोल्यूशन का है। कब बनेगा सोल्यूशन? जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देंगे। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने के बाद क्या होता है? जो वेपर प्रेशर है उसमें रिलेटिव लोअरिंग आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल देते हैं। बताइए भाई, क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो मुझे कहीं पर भी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? PS इज इक्वल्स टू Xi ऑफ सॉल्वेंट इंटू P नॉट। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? अगर मान लो आपको सॉल्वेंट मैंने लिख दिया, आपको पता है Xi सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या होता है? उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहां से जब मैं लिखूंगा तो PS कितना हो जाएगा? 1 माइनस Xi सॉल्यूट इंटू वॉट? P नॉट। सही है, यही तो करेंगे। और जब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकालूंगा? रिलेटिव लोअरिंग निकालूंगा, यहां से अगर मैं निकालूंगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब समझना जरूरी है। स्मॉल n प्लस यहां पर भी स्मॉल n आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये आपका प्योर का हो गया, P नॉट प्योर का हो गया, PS क्या हो गया? सोल्यूशन का हो गया। स्मॉल n क्या है? सोल्यूट के पार्टिकल्स का मोल, और कैपिटल N क्या है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मोल। तो ये RLVP फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला तो ये है। ठीक है, मैं यहां पर आपको फॉर्मूला बता रहा हूं किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। ठीक है, RLVP इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS यानी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट। P नॉट इज योर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, PS सोल्यूशन का है, एंड स्मॉल n क्या है? सोल्यूट के पार्टिकल्स का मोल, कैपिटल N सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मोल। तो कुछ इस तरीके से आप यहां से RLVP की वैल्यू
निकाल सकते हैं। क्या यहां पे कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है, बताइए। अगर हम लोग यहां पर स्मॉल एन और कैपिटल एन, आपको पता है कैसे करते हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। सॉल्यूट के मोल्स को आप अगर मास के टर्म्स में लिखते हैं तो आपको फॉर्मूला मिलेगा कुछ ना कुछ, और जब हम लोग सारी की सारी कैलकुलेशंस को रख देंगे तो उससे एक फॉर्मूला निकल करके आता है, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोलालिटी इंटू what? m of solvent upon 1000। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सवाल आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, मोलालिटी तक आप कैसे पहुंचे सर? तो मोलालिटी तक आप भी पहुंच जाओगे, कैसे पहुंचोगे? आपको स्मॉल एन या फिर नंबर ऑफ जो मोल सोल्यूट के उनको मास के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कैपिटल एन यानी जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं उनको भी मास के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले से आपके आरएलवीपी के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखो, ये आपको पहले ही बता चुका हूं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल ऑलवेज बी लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। और यही होता है, इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये है कि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर देते हैं, सरफेस एरिया को सॉल्यूशन के, जिसकी वजह से जो टेंडेंसी होती है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वेपर फेज में जाने की वो कम हो जाती है। यही वजह है कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सही है बात ये। क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर एट 298 इज 23.8, यानी पी नॉट दे रखा है 23.8 mm ऑफ Hg। ठीक है भाई, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड, यानी कि किसका दे रखा है, मोल्स, सॉल्यूट का दे रखा है, मास कितना है 50 ग्राम, इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है 850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है भाई, बढ़िया है ना। कैसे निकालोगे बताओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो है, कैसे करोगे बताइए भाई, बताओ भाई कैसे करोगे? मुझे तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है, आपको बताया था पी नॉट माइनस पी वन अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये फॉर्मूला बताया था, प्लस स्मॉल एन, है ना। आप यहां पर डायरेक्ट मोल निकाल लीजिए। अगर आप सोल्यूट के मोल निकालने जाएंगे तो सोल्यूट यूरिया है, कितना हो जाए 50 डिवाइडेड बाई 60, और यहां पर अगर मैं कैपिटल एन के मोल निकालता हूं तो 850 डिवाइडेड बाई 18, यही तो आएगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं। आपको अगर यहां पर वैल्यू निकालने बोलते हो तो किसका दे रखा है, पी नॉट दे रखी है वैल्यू 23.8 माइनस पी वन अपॉन 23.8 इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ रही है 50 डिवाइडेड बाई 60 अपॉन 50 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 850 डिवाइडेड बाई 18। यहां से आप क्या निकाल लेंगे, P1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से आपको P1 की वैल्यू आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में सॉल्व कीजिए और बताइए P1 की कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये P1 मेरा क्या हो जाएगा, वाटर का वेपर प्रेशर हो जाएगा। और जब रिलेटिव लोअरिंग पूछा गया है तो आपको क्या करना होगा, जो एक्चुअल दे रखा था और जो आएगा आपको दोनों को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग का पता चल जाएगा भाई। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप P1 निकालिएगा, यहां से आपको प्योर का पता है। ठीक है, ये सोल्यूशन का हो गया, वो प्योर का हो गया। आप डेल्टा पी निकालिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, पी नॉट यानी प्योर माइनस पी एस, या फिर जो P1 आएगा वो। यही है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मतलब क्वेश्चन में सब कुछ प्रोवाइडेड था, आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना था। जैसे ही आपने थोड़ा सोचा आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जब भी हम लोग किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो एलिवेशन हो जाना बिल्कुल पॉसिबल है। सही है भाई,
बिल्कुल सही है। चलो, है ना, इज इट क्लियर? बिल्कुल सही होना चाहिए, याद होना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कर्व से समझाता हूं तो मान लो यहां पर टीबी था, बॉइलिंग पॉइंट हम मान लेते हैं इसको। लेट सपोज अगर यहां पर एक आपका एक टेम्परेचर पर ये आया बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से, और एक ये आया, ठीक है, ये मेरा टीबी था, टीबी नॉट मान लो, इसको लिख देता हूं, और इसको लिख देता हूं टीबी। ठीक है, ये मेरा कब था? प्योर का था, कर्व कुछ इस तरीके से आया, और इधर का कर्व किसके तरीके से आया? ये मेरा सोल्यूशन का हुआ। सही है, तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा? वही तो एलिवेशन है ना? मतलब आपका जो प्योर सॉल्वेंट का था बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है जब आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं, और यही जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है मेरा? डेल्टा टीबी। ठीक है, और डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। बताओ भाई, क्लियर है क्या? है ना? अगर हम इसको ये कह रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि क्लियर है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा होगा? वेपर प्रेशर आ रहा होगा वाई एक्सिस पर, और इधर क्या आ रहा है? टेम्परेचर आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी जो होता है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, जो किसके बराबर होता है? मोलालिटी के। जैसे यहां पर हम इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये बन जाता है केबी इंटू एम। एक फॉर्मूला तो भाई ये आ गया, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। ठीक है, केबी क्या है? केबी मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, याद रखना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इसके और भी बहुत सारे नाम है ना? यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसी को बोलते हैं। सवाल यह है कि हम लोग सर केबी कैसे निकालेंगे? किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको केबी की वैल्यू दे रखी हो और मैक्सिमम में केबी की वैल्यू नहीं दी होगी, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है केबी इज इक्वल्स टू आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल एम। ठीक है, आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये देखो, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। आर टीबी नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। आपको पता है आर गैस कांस्टेंट, टीबी नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, कैपिटल एम क्या हो जाएगा? कैपिटल एम मेरा मोलर मास हो जाएगा सॉल्वेंट का, और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन में यूज होने वाली एंथैल्पी हो जाएगी। सवाल यह है इसका यूनिट क्या होगा केबी का? तो केबी का यूनिट आपको निकालना बहुत आसान है। आप आर की यूनिट को रखिए, टी की यूनिट को रखिए, और एम की यूनिट को रखिए। फिर भी अगर आपको बता दो तो केल्विन पर या फिर डिग्री सेल्सियस पर ये आपको केबी की यूनिट्स दिखाई देंगी। सही है भाई, बताओ क्लियर है क्या? आई होप इट इज क्लियर, है ना? अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन इफ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.51। यानी कि आपको क्या दे रखा है? यहां पर केबी की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 0.51। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, स्मॉल एम भी दे रखा है, कितना? 0.1। ठीक है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इफ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज 0.51। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? सोचो, बताइए भाई कैसे करा जाएगा? ठीक है, आपको पता है केबी की वैल्यू दे रखी है 0.51, एम की दे रखी है, आप यहां से क्या निकाल लीजिए? डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। कितना होता है? केबी 0.51 इंटू 0.1। यहां से डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई आपकी। सही है, डेल्टा टीबी क्या हुआ करता था? डेल्टा टीबी होता था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था। क्या बोलते हैं इसको? किस तरीके से निकालते हैं? जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है और जो ये वैल्यू आई वो। तो कैसे निकालेंगे भाई हम लोग? यहां पर अगर यहां मान लो आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई यहां से आपकी, तो आपको पता है आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो जब डेल्टा टीबी आ जाएगा तो आप कितना निकाल लेंगे उसका नया बॉइलिंग पॉइंट? कितना आ जाएगा नया बॉइलिंग पॉइंट? वो हो जाएगा आपका 100 प्लस डेल्टा टीबी। तो यहां से आपको जो भी डेल्टा टीबी की वैल्यू मिले आप उसमें ऐड कर दीजिएगा 100 को, और यहां से आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट।
जब भी हम लोग किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और वही यहां पर सेम हम लोग यही बोलते हैं कि जैसे हम लोग उसको डालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में क्या दिखता है, हमें एक डिप्रेशन दिखता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर भी अगर मैं आपको फॉर्मूले के टर्म्स में बताऊं तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉल एम, और जैसे हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं, ये बन जाता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। ठीक है, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर सवाल आता है सर आपने वहां पर के बी निकालने का तरीका बताया था, यहां के एफ का बताइए। तो के एफ कैसे निकालेंगे, के एफ इज इक्वल्स टू आर इंटू टी एफ नॉट इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है भाई, यहां पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टीएफ नॉट आपको पता है क्या होगा, प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो, ठीक है, सॉल्वेंट का कैपिटल एम, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, डेल्टा एच फ्यूजन क्या हो जाएगा, फ्यूजन में यूज होने वाली एनर्जी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन पर मोल या फिर डिग्री सेल्सियस पर, वही जो आपको दिखाई देता है हमेशा। और एक और होती है, अगर मैं लिखना चाहूं तो केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, क्लियर है क्या? इस तरीके से इसके भी आपको दो फॉर्मूले दिख गए। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जहां पर स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा होता है, कहां से कहां तक, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन का। मतलब मान लो कुछ इस तरीके से बना हुआ है आपका ये, इधर क्या है आपका सॉल्वेंट है और यहां आपका सॉल्यूशन है। तो क्या हो रहा होगा, यहां पर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, और थ्रू व्हाट, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जनरली दो तरीके की होती है, एक नेचुरल होती है जो एनिमल और प्लांट की होती है, और सिंथेटिक जो होती है उसमें हम लोग सिलिकेट्स यूज कर सकते हैं, आयरन के, निकल के और कोबाल्ट के। ठीक है, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जब मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। सवाल यह कि सर ऑस्मोसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा था आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ये जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम लोग फोर्स लगाते हैं या जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जब मूवमेंट हो रहा होता है, उस मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, और उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, सी आर टी। ठीक है, हमने अभी तक एक वैल्यू पढ़ी थी आई की, कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो, यहां पर आई के एफ एम हो जाएगा, यहां पर भी आई हो जाएगा, यानी हर फॉर्मूले में जब कोई डिसोशिएट और एसोसिएट वाली चीज आ जाएगी तो वहां पर आई लग जाएगा, चाहे वो एलिवेशन पॉइंट के लिए हो और चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हो। यानी अगर कोई करेक्शन या कोई सॉल्यूट जो आपका डिसोशिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है तो ICRT हो जाता है। ठीक है भाई, सी क्या है, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोलारिटी आप कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। चलें आगे भाई, क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस, assuming that it is completely dissociated। ठीक है भाई, अगर ये कह दिया कि completely dissociated मतलब K2SO4 को अगर मैं डिसोशिएट करता हूं तो क्या बनेगा, 2K पॉजिटिव और साथ में SO4 2 नेगेटिव, यानी यहां पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब I की वैल्यू 3 हो जाएगी उसके बाद मैं अगर इसमें फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू
CRT, क्योंकि यहां पे करेक्शन हो रहा है, डिसोसिएशन की बात करी जा रही है ऑलरेडी, ऑटोमेटिक कह दिया क्वेश्चन में कि डिसोसिएट है मतलब आई इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो पाई इज इक्वल टू आई CRT लगाते हैं। यहां पर आपको पता है यहां पर मास किसमें दे रखा है, mg में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है, mg में दिया रखा है, कन्वर्ट करो इसको ग्राम में, ठीक है। आपको K2SO4 दिया है, इसका मोलर मास निकालो, मोलर मास निकालो भाई K2SO4 का, ठीक है। फिर क्या करो आप यहां पर I की वैल्यू को 3 रखो। C कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपको जो इसको ग्राम में कन्वर्ट करके लेकर क्या हो गया 25 को, उसके बाद आप इसको N निकाल लो, यहां से N क्या आ जाएगा आपका, इसका जो मास दे रखा है 25 को ग्राम में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ K2SO4, ठीक है। और ये वैल्यू यहां पर अगर आप रखोगे N की वैल्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सही है। R आपका कितना दे रखा है, R आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, R रख देंगे। और T कितना हो जाएगा, क्योंकि T यहां पर डिग्री सेल्सियस में है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 273 जैसे ही करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 298, है ना, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। और इस तरीके से आपको यहां से पाई की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालने में कुछ प्रॉब्लम हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ है नहीं वैसे इसमें, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ग्राम को mg में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर जो 25 mg दे रखा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.025 ग्राम, ठीक है। K2SO4 का आपको निकालना पड़ेगा मोलर मास, मतलब आई गेस कितना होता है 174 के आसपास होता है, 0.025 डिवाइडेड बाई 174, ठीक है। और यहां पर आप इस वैल्यू को रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। आर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.0821 ले लीजिएगा और यहां से आपकी पाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अगर जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या होगा सॉल्वेंट पार्टिकल जो होंगे वो उल्टा चलने लगेंगे। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन आ रहे थे, यहां पर अगर मैं बात करता हूं रिवर्स ऑस्मोसिस की तो क्या होगा, यहां पर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जाने लगेंगे। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को, इसको बोलेंगे रिवर्स प्रोसेस या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो आपके घरों में यूज होता है उसमें इसी का काम है, आरओ का ही, रिवर्स ऑस्मोसिस का ही। वहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मिलता है तभी तो आपके गंदे पानी से साफ मिलता है ना, यानी कि सॉल्यूशन में इंप्योरिटीज थी उनको निकाल करके आपको प्योर सॉल्वेंट मिलता है, पानी मिलता है। तो एक ऐसा प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस है, ठीक है भाई। नेक्स्ट डिफरेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर डिफरेंस पर 3 तरीके के आपको मिलेंगे सॉल्यूशंस। पहला होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपरटोनिक एंड द थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक की जब मैं बात करता हूं तो कोई 2 ऐसे सॉल्यूशंस जहां जिनके क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, मतलब 2 सॉल्यूशन ए और बी थे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 था, इसका π2 था, और अगर π1 बराबर π2 हो गया तो वो किस तरीके के सॉल्यूशंस हैं, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं हाइपरटोनिक। 2 सॉल्यूशन है 1 एंड 2, ठीक है भाई। इस तरीके से है कि यहां पर मान लो π2 मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 और इसका ज्यादा, अगर कोई ऐसा केस बन गया जब π2 इज ग्रेटर देन π1 हो जाएगा तो हम ये बोल देंगे कि जो 2 वाला है या जो 2 वाला है वो कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और जो 1 वाला है वो क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है भाई। बताओ क्लियर है क्या।
इसी तरीके से आपका ये चैप्टर हमने यहां पर खत्म कर दिया है। एक और बात बता देता हूं, मैंने आपको बता दिया आई फैक्टर के बारे में। आई को जितने भी हमने यहां पर इसकी क्वालिटीज में पढ़ा है कॉलिगेटिव में, वहां पर आगे लगा दीजिएगा फॉर्मूले में। यानी जैसे मान लो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, केबी इंटू एम। अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो क्या बन जाएगा, आई इंटू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी यहां से आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर में लिखा दिया, आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट वाले में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसा सोल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर प्लीज प्रॉपर तरीके से देखिएगा और जो भी आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।